हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट जंग, जिसे इजराइल फिलिस्तीन जंग, जिसे इजराइल हमास जंग भी कहा जा रहा है, उसको शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हम मुसलसल आपको अपडेट दे रहे हैं, खबरें, और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहे हैं। आज का एपिसोड जरा मुख्तलिफ है। जंग के सिलसिले में ही बात होगी, और बात होगी इंसानी क्राइसिस की। इंसान कितना बेबस होता है जब जंग के ऐसे हालात में घिर जाए। मुझे याद है जब शुरू की कुछ वीडियो आ रही थी फिलिस्तीनी बच्चों की, बड़ों की, और उनका कहना यह था, कोई नज्म थी, कोई किसी तरीके से भी, कि हम यहीं मरेंगे और मरने के बाद फिर पौधे बनेंगे और घास बनेंगे और फिर हम इसी में मिट मिट जाएंगे, लेकिन यहां से नहीं जाएंगे। इजराइल ने जंग शुरू होने के वक्त नॉर्थ से फिलिस्तीनियों को कहा कि आप साउथ की तरफ जाओ, यानी शुमाल से जनूब की तरफ। और अब जनूब की तरफ भी बमबारी की शुरुआत है। कहा यह जा रहा है कि रफा, जो मिस्र के बॉर्डर के नजदीक लगा हुआ शहर है, उसको तबाह करना जरूरी है, क्योंकि हमास के लोग वहां पर हैं। और मुसलसल हमास को खत्म करने और पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेने का सिलसिला। और खासतौर पर जो इजराइल ने दो टारगेट बताए थे, वो ये कि हम अपने कैदियों को छुड़ाएंगे और हमास तरह से खत्म करेंगे। दोनों में से अभी कुछ भी नहीं हो पाया। 4 महीने से ज्यादा गुजर गए। आज हमारे खास मेहमान हैं। आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, इस बार थोड़ा गैप ज्यादा हुआ है। जाने माने साइंसदान गौहर रजा साहब, जो उर्दू के शायर और सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं। आपने बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। जंग आज़ादी, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के सिलसिले में थी, और इनकलाब 2008 में बनाई थी, जो शहीद भगत सिंह के सिलसिले में थी। उसके अलावा आपने गुजरात और कश्मीर और कई ऐसे और मौजूआत पर भी आपने फिल्में बनाई हैं। आपका एक लंबा बैकग्राउंड है। पूरे यानी समाज को बहुत नजदीक से देखते हैं। और जिस किस्म से ये इंसानी क्राइसिस सामने आया है, ये शायद तारीख में लंबे अरसे के बाद इस किस्म का हुआ है, जबकि 28,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका और इजराइल, ऐसा लगता है कि सारे फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं। गौर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके शुक्रिया। लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप साइंसदान भी हैं और शायर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने समाज को बहुत नजदीक से देखा है, और फिल्में बनाने में, खासतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में, जिस तरह से अक्रॉस यानी जो तजर्बे होते हैं, वो बहुत ही गैर मामूली होते हैं। और बिल्कुल, मैं एज ए जर्नलिस्ट कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, तो अगर हम अपने आप को उनकी जगह महसूस करके चीजों को समझ सकें, तो वो बहुत कुछ समझ में आता है। आप इस वक्त जो ये 4 महीने से ज्यादा जंग, 28,000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों की तादाद में जख्मी हैं, लाखों की तादाद में बेघर हैं, और अब भी बेघर होने के बाद जो लोग जिंदा हैं, उनको भी मौत का सामना है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इस क्राइसिस? काज़मी भाई, ऐसा है कि हमें इस बात की खुशी थी और इस बात का फ़ख्र था कि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए जहाँ दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी। और जो कुछ जर्मनी में हुआ, पोलैंड में हुआ, या सोवियत यूनियन के स्टालिनग्राड और लेनिनग्राड तक उन इलाकों में जो कुछ हुआ, और या जापान में जो कुछ हुआ, यानी हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर के अगर देखें, तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात हम समझते थे कि हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हिटलर खत्म हो गया, दूसरी जंग खत्म हो गई, और पूरी दुनिया ये वादा कर रही थी कि अब कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा, नेवर अगेन कह करके,
कि एटॉमिक बॉम्ब का सामना करना पड़े और लाखों लोग मरें। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इज़राइल की जो ज़्यादतियाँ हैं और जो नरसंहार है, जो ह्यूमन क्राइसिस उन्होंने खड़ी की है, वो देख रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि इस वक़्त हमारा मुल्क और उसका मीडिया इस ह्यूमन क्राइसिस को देख करके अगर ये ना कहें कि ताली बजा रहा है, तो इतना तो कहना ही पड़ेगा कि उसने आँखें बंद कर रखी हैं। 28,000 से ज़्यादा लोग कत्ल किए जा चुके हैं। और मैं कत्ल इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ाई और जंग 2 ऐसे फोर्सेस के बीच में होती है, हम उसे जंग तब कहते हैं जब दोनों तरफ ऑर्गेनाइज्ड और उस तरह के लोग हों जिन्हें अफ़वाज कहा जा सके, फ़ौज कहा जा सके। एक तरफ फ़ौज है, दूसरी तरफ फ़ौज है और वो आपस में लड़ रही हैं। एक के पास कम असलहा हो सकता है, दूसरे के पास ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कि दोनों के पास असलहा हो, दोनों ऑर्गेनाइज्ड फ़ौजें हों। यहाँ जिन 28,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनके पास हथियार नहीं है। वो अवाम हैं, वो शहरों में, गाँव में, गलियों में, बस्तियों में और यहाँ तक कि स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में मरे हैं। और हॉस्पिटल्स में बम से मरे हैं, बीमारी से नहीं मरे हैं। जो बीमारी से मरे हैं, वो बीमारी से नहीं मरे, वो ज़ख्मों से मरे। तो अगर हम देखें तो इसको हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर ना कहें कि एक बड़े लेवल पर औरतों और बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि गैस चेंबर जो बनाए थे हिटलर ने, वो भी ठीक थे। अगर हम उनको गलत कहते हैं, तो फिर हमें यहां भी गलत कहना पड़ेगा। यहां पर मैं समझता हूं कि हमारे यहां जिस बात को मैं कह रहा था कि मीडिया का क्या रोल है, आज का अखबार है, ये इंडियन एक्सप्रेस है जिसने हेडलाइन दी है, इजरायली ट्रूप्स रेस्क्यू 2 होस्टेजेस इन ड्रामेटिक रेड दैट किल्ड 67 गाज़ास। गाजा के 66 लोगों को मार करके। और इनकी ये हिम्मत नहीं है कि कहें कि वहां पर इन्होंने जिनको मारा है वो हमास के लोग हैं या फोर्सेस हैं, जैसे ये कह रहे हैं ट्रूप्स हैं, इजरायली ट्रूप्स। तो ये जंग किसके खिलाफ हो रही है? 2 को बचाना अच्छी बात है, होस्टेजेस बचा लिए गए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि वो होस्टेजेस बचाए गए, लेकिन 2 होस्टेजेस को बचाने के लिए इन्होंने 67 यानी 67 शहरियों को खत्म कर दिया। और बड़े आराम से ये हेडिंग हमारे मुल्क के एक अखबार की, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, कह रही है कि ड्रामेटिक रेड था ये, यानी उनके लिए एक ड्रामा हो रहा है और उस ड्रामेटिक रेड में 2 लोगों को बचा लेता है, जो बड़ी बात है। 67 लोग मर जाते हैं, कोई खास बात नहीं। 67 लोगों का कत्ल कोई खास बात नहीं है, वो फोकस नहीं है। फोकस ये है कि 2 लोगों को ड्रामे में बचा लिया गया। तो अगर ये ड्रामा है, तो फिर आप किसके साथ खड़े हैं इस ड्रामे में? आप इजराइल की उस फौज के साथ खड़े हैं जिन ट्रूप्स की आप बात कर रहे हैं, जो लगातार कत्लेआम कर रही हैं। और ये रेशो आप देखें अगर, तो 60 या 70 वर्सेस 2 का रेशो है। एक और अखबार है हिंदू कहते हैं हम जिसको, उसमें बहुत छोटी 2 खबरें हैं। एक खबर कह रही है 67 पैलेस्टीनियंस किल्ड, 2 इजरायली रेस्क्यूड इन रेड। ये थोड़ी सी उससे कम ड्रामेटिक है, लेकिन शुरुआत इसकी 67 के मरने से नहीं होती। शुरुआत इसकी होती है, इजरायली फोर्सेस रेस्क्यूड 2 होस्टेज अर्ली ऑन वेडनेसडे स्टॉर्मिंग हेवीली गार्डेड अपार्टमेंट इन अ डेंसली पॉपुलेटेड पैक्ड टाउन ऑफ गाजा स्ट्रिप। सारा का सारा जो इल्जाम है वो फिलिस्तीनियों के सर मढ़ा जा रहा है और ये पहले दिन से है।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तानी मीडिया को इजरायलियों ने पहले बता दिया था कि भाई शुरुआत कर लो, तैयारी कर लो, और वो तैयार बैठे हुए थे कि गाजा में हमास घुसेगा और हम अपना प्रोपेगेंडा चालू कर देंगे, जो आज तक चल रहा है। ये उससे भी नन्ही खबर है। दूसरी, स्टॉप डिलीवरी ऑफ F-35 पार्ट्स टू इजराइल, सेज डच कोर्ट। दुनिया भर में इनके खिलाफ थू थू हो रही, दुनिया भर में लोग परेशान हैं, अवाम उठ रहे हैं मुल्कों में, हमारे मुल्क के अलावा, और दुनिया के सब मुल्कों में अवाम उठ रहे हैं जो इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों की आजादी के साथ है। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देख रहे हैं, परख रहे हैं और परेशान हैं, सिवाय हमारे मुल्क के। और उसको हमारे मुल्क में एक अखबार जो है वो नन्ही सी खबर बताता है जैसे कोई बड़ी बात ना हो कि एक मुल्क अब इजराइल के साथ खड़ा नहीं होने जा रहा, और वहां का जज कह रहा है कि नहीं खड़ा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि मुल्क कह रहा है, बल्कि वहां का एक जज ये कह रहा है कि आप F-35 के पार्ट्स देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे सामने ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही, हम बदकिस्मत हैं कि हमें ये देखना पड़ रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़े आराम से कह रहे हैं कि देखिए साहब, वहां पर जॉब दिलवा दिया। अच्छा अच्छा, गौहर रजा साहब, हमारे मीडिया में जो आपने दो एक मिसालें दी आज ही के अखबार की, वो तकरीबन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं इजरायली मीडिया को रेगुलर कोट भी करता हूं और पढ़ता भी काफी हूं, ताकि वहां से पता चले कि क्या क्या खबरें वो किस तरह से दे रहे हैं। उनके यहां अब भी, जबकि 28,000 लोगों को, बेगुनाहों को, निहत्तों को मारा जा चुका है, लेकिन बार बार ये याद दिलाया जाता है कि साहब 7 अक्टूबर को हमास ने 1200 लोगों को मार दिया और तकरीबन 250 लोगों को जो है वो अगवा करके ले गए। वो 1200 बार बार वो रिपीट करते हैं। यानी वो जो आपने रेशो बताया कि 2 से 70 का रेशो। अच्छा, ये जो आपने अपने मुल्क में, एक तो मीडिया की बात आपने कही, और हमारे यहाँ पब्लिक सड़कों पर नहीं आ रही है इजराइल के जुल्म के खिलाफ। किसी भी मुल्क में, कहीं भी, किसी भी समाज में, अगर मीडिया ही हकीकत ना बताए, यानी सेंसिटाइज ना करे, तो आम लोगों को बहुत सी चीजों का पता भी नहीं चलता। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है कि मीडिया ने अपना काम छोड़ दिया है, या उस इशारे पर काम कर रहे हैं जो इजराइल जिस तरह से चाहता है। तो ऐसे ऐसे वक्त में वो जो वहां इंसानी क्राइसिस है, आप थोड़ा सा और बताइए कि अस्पतालों में लोग मारे जा रहे हैं, रेफ्यूजी कैंपों में जहां ये पता है कि यहाँ रेफ्यूजी रह रहे हैं, जान बचा करके यहाँ आकर के रह रहे हैं, स्कूलों में जो पनाह लिए हुए हैं वहां पर, तो जो इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, इस किस्म की कोई मिसाल इससे पहले की कोई चीज ऐसी आपके जहन में है कहीं कि इस बेदर्दी से, इस तरह से? मेरे ख्याल में जो दूसरी जंग है उसके बाद इसकी कोई मिसाल सीधे नहीं मिलती हमें। यानी आप किसी के मुल्क में आम शहरी के लिए कोई पनाह की जगह ही ना छोड़ें। आप स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, यूनिवर्सिटी में, यहां तक के जैसा आपने कहा अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप में भी पनाह ना छोड़ें। उसे पनाह ही ना मिले तो इससे बड़ी ह्यूमन क्राइसिस क्या हो सकती है, और इसकी कोई मिसाल हमें नहीं दिखाई देती इतने बड़े पैमाने के ऊपर ऐसा होना, और उसके खिलाफ यूरोप का ना खड़ा होना। दोनों चीजें, यूरोप के बड़े मुल्कों का और अमेरिका का ना खड़ा होना उसके खिलाफ, ये हमें अभी तक नहीं दिखाई देता है। इसके बावजूद कि अमेरिका ने जो लड़ाइयां लड़ी उन्होंने बहुत कहर ढाया है अलग अलग मुल्कों के ऊपर, वियतनाम से लेकर के और मिडिल ईस्ट के मुल्कों तक
हमें दिखाई देता है, या बोस्निया में हमको दिखाई देता है कि कत्लेआम बहुत बड़े लेवल पर था, लेकिन कोई पनाह की जगह ही ना छोड़ें। एक जगह से दूसरी जगह जहां वो शिफ्ट किया जाए लोगों को, और लाखों की तादाद में लोगों को जबरदस्ती निकाला जाए उनके घरों से, और जहां वो बसने की कोशिश करें वहां कैंप तक के ऊपर बमबारी कर दी जाए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप बिल्कुल कह रहे हैं। पर इससे हट करके, ये इंसानी जो क्राइसिस सामने दिखाई दे रही है, उससे हट करके मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके जरिए। मुझे अभी तक कहीं कोई एक स्टेटमेंट किसी भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं दिखाई दिया है जो ये खड़े होके कहे कि हमें जंग मंजूर नहीं है। और इसलिए जंग मंजूर नहीं है कि उसके एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट बहुत भयानक होते हैं। और वो आज का मामला नहीं है कि जंग आज खत्म हो गई और एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा उसका, बल्कि उसके एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की तरफ धकेलना दुनिया को, वो बहुत भयानक नताइज पैदा करता है। मुझे नहीं दिखाई देता कहाँ सो रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सड़कों पे निकल करके एक मजदूर से कहती हैं कि वो मत जलाओ, लकड़ी मत जलाओ, रात को हाथ मत तापो, जो एक फार्मर से कहती हैं कि स्टबल मत जलाना अपनी फील्ड में। कहाँ है वो? क्यों खामोश बैठी हैं? एक बम जब फटता है तो वो साल भर से ज्यादा जो पोल्यूशन होता है किसी एक फैक्ट्री का, उससे ज्यादा एक बम के फटने। अगर बम के फटने से होता और यहां लगातार बमबारी की जा रही है इस पूरे इलाके में, तो फिर क्यों खामोश बैठी हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस? मैं समझता हूं कि वो ह्यूमन क्राइसिस जो आने वाली, जिसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है और वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी, उस ह्यूमन क्राइसिस के ऊपर क्यों नजर नहीं है? ये तो है ही कि दिल दहल जाता है जब किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, एक इजरायली फौजी जो है वो सामने गोली मारता है और उसको शूट भी किया जाता है और वो सर्कुलेट भी होता है। एक औरत के हाथ में, गोद में बच्चा है और उसको, दोनों को वो मार देते हैं। ये तो दिल दहलाने वाली बात ही है। लेकिन वो लोग जो बड़ी नैतिक एक पोजीशन लिया करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, वो क्यों खामोश बैठे हैं? मैं बहुत खफा हूं उन सारे साइंटिस्ट से, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो लगातार स्कूल स्कूल जाकर के और पदयात्राएं निकाल के लोगों को कहती हैं कि एनवायरनमेंट खतरे में है। वो आज कहां बैठी हुई है? क्यों खामोश? अच्छा अच्छा, इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और प्लस इसके अलावा जो ह्यूमन सपोर्ट के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस निकलती हैं, कभी कभी कुछ और कामों के लिए, उन पर जो शक होता है कि भाई आप ऊपर से सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं, असल में काम तुम्हारा कुछ और है। तो इस वक्त में जबकि इतना बड़ा क्राइसिस है और ये खामोश हैं, तो क्या ये भी उसी पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बन जाती हैं जो बड़ी ताकतें या बड़े मुल्क या जिन्हें बड़ी ताकतें समझा जाता है, वो जिस तरफ पूरी दुनिया को ले जाना चाहती हैं, वो ऐसे वक्त पर खामोश हो जाती हैं? क्या कोई लार्जर एजेंडे पे काम करते हैं ये लोग? दिखावा कुछ है और काम कुछ और है। दोनों ही बातें हैं। एक तो डाइवर्जन का मामला है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं जो आपका ध्यान असल मुद्दों की तरफ से डाइवर्ट करने के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह की संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, उसमें जहाँ साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, वो रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। वो इतना नैरो विजन होता है कि इन चीजों में वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उनकी फंडिंग ही वहां से आ रही है जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से फंडिंग आ रही है आपकी, तो आप जंग के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? वो चाहे एनवायरनमेंट का ही मुद्दा क्यों ना हो, जंग के खिलाफ आप बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है। आपको डर लगता है तो आप खामोश होकर के बैठ जाते हैं, जैसे ये मुद्दा ही नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का कोई। और दुनिया में मुझे कहीं नहीं दिखाई देता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े पैमाने पर यह कहा हो कि अब जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि हर जंग एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा है। अच्छा अच्छा, एक चीज और
ने कम जी से जी, कम ये जिस जिस तरह से आपने अखबारों की मिसाल दी, अखबारों में किस तरह से कवरेज हो रही है, अब मैं पूछना चाहता हूँ एक ऑर्डिनरी रीडर के तौर पर, अखबारों में जब आपने कई बार खबरें पढ़ी होंगी, जो बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू से कि इंसानों को बचाओ, जंग ऐसी ना करो कि आम लोग मारे जाएं, और उसके बाद भी मुसलसल वो सिलसिला चलता रहे। खुद नेतन्याहू ने कई बार इस किस्म के बयान दिए कि हम पूरी एहतियात कर रहे हैं कि इंसानों का क्राइसिस, यानी इंसान ना मारे जाएं। इस किस्म के बयान पढ़ करके आपका अपना अंडरस्टैंडिंग उस वक्त क्या होती है? क्या कुछ यकीन करने की गुंजाइश होती है कहीं उसमें, रोज के तजर्बों से? सिर्फ खून खौलता है। और जैसा मैं कह रहा था कि रोज सुबह को जब आपकी आंख खुलती है और आप अखबार की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो ये डर लगता है कि इस तरह की खबरें पढ़ के दिन कैसा गुजरेगा। और खास तौर से जो लोग सेंसिटिव हैं, वो तो जाहिर है कि रोज ही ये तलाश करते हैं कि फिलिस्तीनी अवाम के साथ क्या हुआ और फिलिस्तीनी बच्चों के साथ क्या हुआ, वहां औरतों के साथ क्या हो रहा है। इनका झूठ दोनों का, कम से कम इजराइल की लीडरशिप जो है उसमें नेतन्याहू भी हैं और लोगों के भी बयान कभी-कभी आ जाते हैं, और खास तौर से अमेरिका के। अभी जो बाइडेन ने जिस तरह से कहा है, और वो इजराइल के खिलाफ बयान दिए हैं उन्होंने कुछ, जो बाइडेन नहीं, वो उनके जो ओपोनेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप। नहीं 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 नहीं, उनकी पार्टी के जो दूसरे कंटेंडर थे, हु लॉस्ट हम्म। इलेक्शन विद इन द पार्टी, जी जी। तो उन्होंने, जिनका नाम मेरे जहन से उतर रहा है, हाँ। बहरहाल वो वहां भी टसल तो चल रही है, लेकिन अखबार जो हैं और मीडिया खास तौर से उसको देख के इसलिए खून खौलता है कि वो किस तरह से अमन की, शांति की, चैन की आवाजों को दबाने की कोशिश में है। और जो दो आज मैंने अखबारों की हेडिंग देखी है, उसमें जंग, हिंसा, इसको बढ़ाने की या रोमांटिसाइज करने की कोशिश। आप जब ये कहते हैं कि 67 लोगों को मार करके ड्रामेटिकली ले आए, तो फिर आप उन 67 लोगों की मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जिस तरह जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, उसमें चाहे नेतन्याहू के बयान दिखाई दें, या जो बाइडेन के, या जर्मन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स के बयान दिखाई दें, चांसलर्स के बयान दिखाई दें, उसमें खून खौलने लगता है। आपने तासुरात क्या होते हैं ये सवाल पूछा था। मुझे लगता है कि ये झूठ और इसको सच को दबाने की कोशिश का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस तरह के बयानात। इन पे अच्छा यकीन। अच्छा, पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई अमेरिकी एक टेलीविजन चैनल की, जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो कंटेंडर्स हैं उनके साथ जो वो डिबेट का वहां तरीका है, ताकि मुख्तलिफ मौजूआत पर सभी की राय पब्लिक के सामने आ जाए। तो एंकर ने सवाल किया कि आप अगर ऐसी वक्त पे हुकूमत आपके पास हो, प्रेसिडेंट हो, तो आप नेतन्याहू को क्या मशवरा देंगे? सबने एक जबान होकर के ये कहा कि सबको खत्म कर दो, इन फिलिस्तीनियों को, पूरे गजा को बिल्कुल खत्म कर दो, किसी को मत छोड़ो। तो जहां की ये सोच हो, सारी पार्टियां यानी एक प्लेटफॉर्म पर हों, ये तो डिप्लोमेसी में कहीं कहीं बीच बीच में झूठ बोल करके उस मकसद को हासिल करने की कोशिश होती है, जरा ह्यूमन लगने के लिए, लेकिन सारे कैंडिडेट्स ने ये बात कही। तो जहां के माशरे में इस हद तक नफरत हो फिलिस्तीनियों से, उनसे जिनका घर लुट गया, उनसे जिनका मुल्क छीन लिया गया, 1948 में पूरे फिलिस्तीनियों को हटा करके ही तो इजराइल बना है, ये वाली बात याद ना की जाए। इसको आप किस तरह से, यानी क्या कहा जा सकता है इसमें, जो सारे के सारे कैंडिडेट एक ही बात कह रहे हैं कि सबको खत्म कर दो वहां?
हाँ, वो इलेक्शन की डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए कि उनको मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से पैसे चाहिए। जो भी जीतेगा, जीतना चाहता है, उसको पैसे चाहिए होंगे। लेकिन अमेरिकी अवाम का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो रोज प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी तरह से उन सारे मुल्कों में जहाँ की सरकारें इजराइल के साथ खड़ी हैं, वहाँ बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो टोकनिज्म हो उसके अंदर। लोग दिल से उन प्रोटेस्ट के साथ हजारों और लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर रहे हैं। जाहिर है कि जब अमेरिका में इलेक्शन लड़ा जाता है तो उसमें सिर्फ आवाम का मामला नहीं होता है, उसमें मामला ये होता है कि मल्टीनेशनल्स किसके साथ हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर किसके साथ है, वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, आर्म्स कॉम्प्लेक्स जो है उनका, वो किसके साथ है। तो जाहिर है कि हर जंग से उन्हें फायदा होता है, वरना अगर जंग से नुकसान हो रहा होता तो फिर जंग नहीं लड़ी जाती इस धरती के ऊपर। जंग से कुछ लोगों को तो फायदा हो ही रहा है। तो उस फायदे के लिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि जंगें जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं आर्म्स इंडस्ट्री में। सिर्फ आर्म्स नहीं मैन्युफैक्चर किए जाते वहां, वहां जंगें भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं ताकि वो आर्म्स इस्तेमाल हो सके, वो मंडियों में आ सके। तो ये तो मंडियों के दलाल हैं। तो अगर वो उन दलालों से आप बात कर रहे हैं या उनकी बात सुन रहे हैं तो वो और क्या कहेंगे? वो तो अच्छा यही अच्छा, कहेंगे ये जो हथियार बेचने वाले लोग हैं, हथियार बनाने वाले लोग हैं, कहा यह जाता है कि उन्हीं के हाथ में मीडिया भी है, वही लोग मीडिया भी चलाते हैं, वो उन्हीं के हाथ में हथियार बेचने का कारोबार है। तो क्या दुनिया के मुल्कों में डेमोक्रेसी के नाम पर जिस तरह से भेड़ों को एक तरफ कर दिया जाता है, जो भी चाहे ड्रम बजा करके और एक नैरेटिव क्रिएट करें और अपना जो उन्होंने मकसद तय कर रखा उसको हासिल करें, क्या महज डेमोक्रेसी इसी का नाम रह गया है क्या इस किस्म के मीडिया के दरमियान? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक राइडर की ज़रूरत है। हम्म, देखिए, मीडिया जहाँ तक है, वो तो ज़ाहिर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का एक हिस्सा है और उसमें ख़ास तौर से अमेरिकन अगर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, तो दुनिया का 75% के करीब उनके हाथ में है। बाकी सब छोटे-मोटे मुल्क, चाइना हो, ये वो सब उनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। तो ज़ाहिर है कि जो जिसको हम इंडिपेंडेंट मीडिया कहते हैं, वो ऐसे वक़्तों में साफ दिखाई देता है कि कितना डिपेंडेंट है। हम्म, उसके पास पैसा वहीं से आता है। मीडिया अपने अंदर तो कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है और वो पैदा नहीं करता है कुछ, तो उसको तो पैसा कहीं और से ही मिलता है। हम्म, तो जहाँ से पैसा मिलता है, वो वहीं से है जहाँ पैसा होगा। हम्म, तो वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के पास सबसे ज़्यादा अगर है, तो उनसे दब के तो आपको रहना ही पड़ेगा अगर आप मीडिया ये कर रहे हैं। पर एक अवाम का मीडिया भी है। अवाम की भी एक कॉन्शियसनेस है। अवाम को भी ये मालूम है कि जब जंग दूसरी और पहली जंग हुई, तो उसके क्या नताइज निकले। या वियतनाम से लेकर के जैसा मैंने कहा कि मिडल ईस्ट तक जो जंगें इस बीच में हुई या बोस्निया हुआ या अभी अफ्रीका के मुल्कों के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं या लैटिन अमेरिका में जो हालात, उससे अवाम ने बहुत कुछ सीखा है। और अवाम यकीन नहीं करता इस मीडिया के ऊपर। कम से कम एक सेक्शन जो जो जागरूक होता है, जो कॉन्शियस है कि ये मीडिया और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ताल्लुक है या कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो ताल्लुक है, उसमें वो ये जानते हैं कि हमें भी हमारा भी एक एक रोल है और वो सड़कों पे निकलते हैं और वो सड़कों पे निकल रहे हैं पूरी दुनिया में। वो इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विटर का, हर हैंडल का, वो छोटे पर्चे बाँट रहे हैं, वो पोस्टर हैं, उनके गाने हैं, वो इस्तेमाल कर उनके अपने टूल्स होते हैं, उनके अपने हथियार होते हैं। तो इस मीडिया के खिलाफ भी हमेशा एक तबका खड़ा रहता है और वो आज भी खड़ा है और वही तबका है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ़िलिस्तीन के अवाम का दुःख और दर्द। हम्म। जी, जी। अच्छा, ऐसे वक़्त में आम लोगों को जो मीडिया के उस छलावे में रहे,
जिसमें शुरू में जब जंग शुरू हुई तो ये कहा गया, हमारे यहाँ के टेलीविजन चैनलों में कहा गया कि बस अभी ज़मीनी जंग शुरू होने वाली है और 1 हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मुझे तो उस एक चैनल का एंकर कहता हुआ मैंने देखा कि एक सीक्रेट प्लान तैयार हो गया और हम बताएंगे वो सीक्रेट प्लान। यानी मीडिया के पास प्लान आ गया और उसे सीक्रेट भी कह रहे हैं। तो अजीब एक एंथुसियाज्म था। अब वो एंथुसियाज्म अब डाई डाउन हो रहा है। इसमें लोगों को कितना कॉन्शियस रहना चाहिए जब इनकी बात सुने, कैसे कैसे हकीकत को जाने, कैसे समझें? देखिए, हमारी जो बात हो रही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये यूफ़ोरिया एक क्रिएट किया था और मेरे ख़्याल में बड़ा जानबूझ के किया गया था और मुझे यकीन है कि हमास का जो वो था अटैक था, वो इज़राइलियों को पहले से मालूम था और वो तैयार थे और उन्होंने मीडिया के एक सेक्शन को साउंड कर दिया था कि उसे क्या करना है और क्या रोल अदा करना है। ये मेरा यकीन है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसको कभी प्रूव और डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तैयार बैठे हुए थे, ऐसा तो मुझे लगता ही है। और हमारे यहाँ का मीडिया भी तैयार बैठा था उसके लिए। ऐसा लगता है कि इसको भी पहले से पता था कि भाई कुछ होने वाला है, आप तैयार रहिए, तो ये प्रोग्राम्स वगैरह बना करके तैयार किए हुए थे शायद इन्होंने। तो अगर ऐसा था, तो अब वो जो शुरू में प्रोपेगेंडा किया गया, फर्स्ट हिट जिसे कहते हैं हम, वो फर्स्ट हिट जो था, उसने लोगों की मानसिकता बना दी। अब सच सामने आना शुरू हुआ कि भाई वो फौरन तो खत्म हो नहीं रही, ये एक दिन का तो धंधा है नहीं, रौंद देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, जला देंगे, ये सब था ही कि अब देखो अब क्या होता है। मतलब इज़राइल तो बस दे विल रोल इनटू एवरी पार्ट ऑफ फिलिस्तीन। तो वो तो हुआ नहीं, ये तो डरे सहमे बैठे हुए हैं, जाते हैं अपने हवाई जहाज से बमबारी करते हैं और फिर वापस भाग के वापस आ जाते हैं अपनी सरहदों में। ज़मीनी उसके ऊपर जहां जब तक पूरी ह्यूमन क्राइसिस डेवलप नहीं कर देते तब तक घुसने की हिम्मत नहीं पड़ रही आज भी। मेरा ये कहना है कि मीडिया का रोल तो लगातार बदलता रहता है, जैसा उसके मालिक कहते हैं। जिस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे, वैसा वो रोल अदा करना शुरू कर देता है। अब ना ढोल बज रहा है, ना ताशे बज रहे हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा जिसका ख्वाब दिखाया था कि बस अब रोल कर जाएंगे अंदर। बस चल पड़े हैं ये, उन्होंने गलती कर दी है, ये चल पड़े हैं और ये तो मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे, जो बार बार अभी भी रिपीट कर रहे हैं कि मंजिल वही है, कंप्लीट। कंप्लीट एनिहिलेशन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौर रज़ा साहब। आप शुरुआत के दिन से जिस पर मुझे बड़ा एतराज है कि लोग फोकस नहीं कर रहे कि इस जंग को लगातार मीडिया इजराइल और हमास की जंग कह रहा है। फिलिस्तीन का नाम ही हटा दिया है, फिलिस्तीन की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीन उनकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन ही नहीं होता कि कोई ऐसी जगह भी है, कोई ऐसा मुल्क भी था जिसके ऊपर इजराइल बनाया गया कब्जा करके। तो फिलिस्तीन का नाम हटा दो, हमास की बात करो। और तो ऐसे लोगों में जंग कैसे हो सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमास और एक मुल्क है। अगर आपको कहना ही था तो फिर कहते कि यहूदी और हमास की जंग है। आप ये कहते कि सहूनी और हमास की जंग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब क्या नहीं। अच्छा, इससे पहले भी, जंग से पहले भी मुझे याद है कई साल से वेस्टर्न मीडिया ने फिलिस्तीन लिखना बंद कर दिया था और सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक इस लाइन पर, और गूगल ने बाकायदा मैप से उसको खत्म कर दिया था। ये भी खबर कुछ साल पहले आई थी। तो इनका प्लान तो वही है और वही था। लेकिन जिस किस्म से फिलिस्तीनी लोग मुसलसल जंग लड़ रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं बाकायदा, जहां कहीं जंग जैसी कोई हालत है वहां वो मजबूती से लड़ रहे हैं। वो उनको कौन खत्म कर पाएगा? इतनी लंबी जंग हो चुकी, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर नतीजा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर रज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने कई बातें बहुत ही अहम कही। एक तो मीडिया की खामोशी और ये जिस तरह से एंथुसियाज्म दिखाया गया, और मीडिया को जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसकी सपोर्ट, और ऐसे में
मालिक जो कह दे वही मीडिया के लोग करते हैं। ये इतना बुरा वक्त आ गया कि जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मालिक को खुश करने के लिए और बनिया को खुश करने के लिए ये अपना काम चला रहा है। सिर्फ पेट भरने का एक वसीला बन गया है जर्नलिज्म। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव रजा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।